गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पिछले वीडियोस में जो कि क्लास 10th की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से थी, उसमें हमने केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, केमिकल चेंज, केमिकल इक्वेशन, रूल्स फॉर राइटिंग वर्ड इक्वेशन, फिर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, गाइडलाइंस फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। फिर हमने ये सीखा था हाउ टू बैलेंस्ड इक्वेशन। फिर उसके इंडिकेट करने को हमने सीखा था। कुछ प्रॉब्लम्स थे, उनको हमने सॉल्व किया था। फिर उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने दो चीज़ों को बताया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं जल्दी से बता दूं कि इन सभी में हमने क्या पढ़ा। केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो आपस में रिएक्ट करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, और वो भी नया सब्सटेंस जो कि अपने अलग प्रॉपर्टी का होता है, अपने अलग गुण का होता है, तो वो केमिकल रिएक्शन है। फिर है केमिकल रिएक्शन जब है तो फिर इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, तभी जाकर ये रिएक्शन होता है। तो रिएक्टेंट क्या है कि जब सब्सटेंस जो कि रिएक्शन में पार्ट लेने वाले हैं तो उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, अपना भागीदारी दे रहे हैं, और जब वो रिएक्ट करते हैं तो अगला जो हमारे पास नए नए कंपाउंड्स बनकर आते हैं तो वो प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे एग्जांपल में हमने दिखाया है Zn + H2SO4, Zn + H2SO4 ये रिएक्टेंट साइड का है, और ZnSO4 + H2 ये प्रोडक्ट साइड का है। फिर हमने केमिकल चेंज को पढ़ा था। केमिकल चेंज जो कि परमानेंट चेंज होता है। परमानेंट चेंज कहने का मतलब क्या कि हम इसको वापस पहले जैसा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रोसेस है जो मैं आज बताऊंगा कि कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ बन जाते हैं। जो पहला केमिकल जो था वो बदल जाता है, केमिकल चेंज जब होता है तो उसके प्रॉपर्टीज़ बदल जाते हैं। जैसे Zn + H2SO4 था तो Zn मेटल था, H2SO4 एसिड था, बन क्या गया ZnSO4 + H2। अब ये जब हुआ तो बिल्कुल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एकदम से बदल गया, इसमें कोई समानता नहीं रही। फिर है कि जब केमिकल चेंज हो रहा है किसके दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान, हमको क्या क्या चीज़ मिलेगा। पहला तो कलर में बदलाव हो जाएगा, दूसरा टेम्परेचर बदल जाएगा, तीसरा गैस की उत्पत्ति होगी, चौथा प्रेसिपिटेट बनेगा जिसको हम अवक्षेपण बोलते हैं और शॉर्ट में एक्वस AQ लिखते हैं, और अवस्था में बदलाव होना ही है। फिर है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें एक साइड रिएक्टेंट होता है जिसमें सारे फॉर्मूले होते हैं, और प्रोडक्ट साइड में जो नए बनकर अभी आए हैं तो उसके फॉर्मूले को हम दिखाते हैं। तो ये केमिकल इक्वेशन है। केमिकल रिएक्शन के लिए हमको लैब की ज़रूरत होती है, लेकिन केमिकल इक्वेशन के लिए हम एक छोटे से कागज़ के टुकड़े पर ही हम इसको समझ लेते हैं। रूल्स क्या हैं? रूल्स ये है कि एक तरफ LHS साइड होता है, एक तरफ RHS साइड होता है। LHS साइड जिसमें जो कि रिएक्टेंट साइड होता है, RHS साइड जो कि प्रोडक्ट साइड होता है, और इन दोनों के बीच में एरो हेड हमको देना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे हम देख रहे हैं मैग्नीशियम + ऑक्सीजन एरो हेड दिया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। इसको फार्मूला में हमने दिखाया 2Mg + O2, तो 2MgO
बन रहा है। इसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। इसका नेचर कैसा हो जाता है? तो इसका नेचर बेसिक हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लेकर चलें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। फिर है कि एक हमारे पास रूल है, मेटल प्लस एसिड बना रहा है क्या? तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। एग्जांपल लेकर चलें तो Zn प्लस H2SO4, Zn जो कि मेटल है, H2SO4 एसिड है, इनको आपस में रिएक्ट कराएंगे, सॉल्ट बनेगा, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। केमिकल इक्वेशन जिसमें दो चीज़ें आती हैं, एक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम जो कि जिस एलिमेंट्स के होंगे, ठीक है, वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड बराबर होगा, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जैसे एग्जांपल में लेकर चलें तो H2 प्लस Cl2, 2 और 2 कॉमन ले रहे हैं, 2HCl बन जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसमें क्या है कि नंबर ऑफ एटम जो जिस एलिमेंट्स के हैं वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के इक्वल नहीं होते हैं, दोनों में अंतर आता है। इसको इक्वल करना होता है तब वो बैलेंस्ड होता है, जब तक इक्वल नहीं है तब तक वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जैसे H2 प्लस O2 हम जब रिएक्टेंट साइड में देख रहे हैं तो हाइड्रोजन के एटम 2 के साथ है, ऑक्सीजन के एटम 2 के साथ है, लेकिन जब इसका कंपाउंड बन रहा है तो हाइड्रोजन के एटम 2 के साथ है, ऑक्सीजन सिंगल है, तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं जो इस केमिकल इक्वेशन को बनाने में हमारी मदद करती है। पहला तो LHS RHS साइड मैंने बता ही दिया, उसके बाद एरो हेड देना ही है। उसके बाद है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमने पढ़ा था, उसमें क्या है कि एलिमेंट जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो एलिमेंट का जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास बराबर होना चाहिए, और मास बराबर कब होगा? जब इधर की संख्या और उधर की संख्या दोनों बराबर होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम तब तक उसको बराबर करते रहेंगे जब तक कि दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड बराबर नहीं हो जाते हैं, ठीक है। फिर है कि अब हम जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब हमारे पास बनकर आ जाता है तो लिमिटेशन है हमारे पास क्या कि अब कौन किस फेज़ में है, हम कैसे शो करेंगे। कोई गैसियस फेज़ का है, कोई सॉलिड फेज़ का है, कोई लिक्विड फेज़ का है, कोई एक्वस फेज़ का है, तो इसको हम कैसे शो करेंगे। तो ये एक लिमिटेशन है, तो इसका रिमूव इसको कैसे करेंगे। तो अगर कोई इक्वेशन जब हम शो कर रहे हैं और उसमें कोई भी चीज़ अगर गैसियस फॉर्म में है तो उसके आगे G लगा देंगे, सॉलिड फॉर्म में है तो S लगा देंगे, लिक्विड फॉर्म में है तो L लगा देंगे, एक्वस फॉर्म में है तो AQ लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें दो चीज़ें थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने बताया था कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या एलिमेंट और कंपाउंड हो, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमको एक ही कंपाउंड देगा, इसमें अलग अलग नहीं होगा, कंपाउंड हमको एक ही देगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने पढ़ा क्या कि एक कंपाउंड टूटेगा तो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड हमको देगा, तो ये डिकम्पोजिशन में हमने पढ़ा था। तो इतना तक में हमने जाना था पिछले वीडियो में। इसके बाद है एक छोटा सा टॉपिक आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। मैंने जैसा केमिकल चेंज के समय बताया था कि वीडियो को लास्ट तक देखने को, क्योंकि हम अब उस जगह पे पहुंच रहे हैं जहां पे हमको ये मालूम चलेगा कि हम किस तरह से जो एक बार केमिकल चेंज हो चुका है तो उसको हम अलग कर सकते हैं या वापस पहले जैसा बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस विच हैज़ डन बाय पास द इलेक्ट्रिक करंट फॉर सेपरेट द केमिकल ऑन कैथोड एंड एनोड। मीन्स क्या कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जो कि तब होता है
जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, किस चीज़ के लिए? केमिकल को सेपरेट करने के लिए। और ये केमिकल सेपरेट कहाँ पे होता है? एक कैथोड पे, दूसरा एनोड पे। कैथोड जो कि पॉजिटिव चार्ज का होता है, एनोड जो कि नेगेटिव चार्ज का होता है। जैसे कि मैंने इस फिगर में दिखाया है कि सोडियम और क्लोरीन, इनका एक कंपाउंड है NaCl, ठीक है। अब इनका क्या करना है कि बन तो गए, अब सोडियम को अलग करना है और क्लोरीन को अलग करना है। तो हमने अगर NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास की तो उसके लिए कुछ हमें सेटअप करना पड़ेगा। हम एक मग ले लें, उसमें कार्बन का एक एनोड और कैथोड बना दें। कार्बन का एनोड और कैथोड बनाने के बाद हम उसको एक सेल से जोड़ दें। सेल से जोड़ेंगे, सेल से जोड़ने के बाद जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उस पर हम देंगे तो सोडियम, उस NaCl का जो सॉल्यूशन है उसमें से सोडियम पॉजिटिव रेडिकल्स के साथ, यानी पॉजिटिव चार्ज के साथ प्लस पॉजिटिव यानी कैथोड पे पहुंच जाएगा, और क्लोरीन नेगेटिव रेडिकल्स के साथ एनोड पे चढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे हम, ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है जिससे हम जो केमिकल चेंज हुए हैं उसको हम वापस पहले जैसा कर सकते हैं। जिसमें हम अगर पानी भी लें तो पानी के भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अलग कर सकते हैं। तो पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो जिस पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे NaCl नहीं है, NaCl नहीं है, तो अब हम क्या करें? तो पानी जब हम इसमें डालते हैं तो पानी डालने के बाद जो इस तरह का सेटअप है वही सेटअप हम करेंगे। तो हाइड्रोजन जो कि एनोड पे बनेगा और ऑक्सीजन जो कि कैथोड पे बनेगा। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे? तो हाइड्रोजन के सामने एक जलती हुई काठी अगर लेकर जाएं सलाई की या फिर किसी भी चीज़ की, तो वो पॉप साउंड करके फूट जाएगा। तो पॉप साउंड करके फूटेगा तो वो हाइड्रोजन है। और अगर वो जलती हुई काठी अगर हम दूसरे साइड लेकर जाएं जहाँ पे ऑक्सीजन है, तो हमें पता नहीं ऑक्सीजन है कि नहीं है, लेकिन हम वहाँ पर लेकर जाएंगे तो वो काठी बहुत जल्दी से जलना शुरू हो जाएगा। यानी क्या कि पर्याप्त मात्रा में उसको ऑक्सीजन मिलना शुरू कर दिया है। तो ये प्रोसेस है, इन प्रोसेस के ज़रिए हम समझ पाते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव बन रहा है। और फिर हम ये भी जान पाते हैं कि हमारे पास एक प्रोसेस ऐसा भी है जिस प्रोसेस से हम केमिकल को तोड़ सकते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल चेंज जो है, फिजिकल चेंज में ही रिवर्स होते हैं, उसके जो रिवर्सिंग कंडीशन है उससे। लेकिन केमिकल चेंज में भी रिवर्स होते हैं, उसकी रिवर्सिंग कंडीशन क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज करके ही हम इस चीज़ों को करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। और ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि एक ही वीडियो में आपको पुराने जो भी चीज़ें थी वो मिल जाएं और कुछ नई चीज़ों को भी आप जान लें, ताकि कई नए लोग जुड़े हैं तो उन तक ये बात, यानी कहाँ तक हम पढ़े हैं, इसकी जानकारी उनको होनी चाहिए थी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको ये जानकारी दे रहा हूँ। इसके बाद क्या है कि डिटेल में मैंने पहले वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ पर जाएं, जब इसको आप देख लें, आपको लगे कि नहीं अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो आप डिटेल में जानने के लिए पीछे वाले वीडियोस को देखिए। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसा करके वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद कोई भी दिक्कत हो आप पूछिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।